नमस्कार दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। एनसीईआरटी बुक्स कक्षा 7 भूगोल की हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें अध्याय नंबर आज 5 आ चुका है। जल के बारे में पढ़ेंगे आज। एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से और पूरी चर्चा हम करने वाले हैं। तो बात करते हैं आज के क्वेश्चनों की। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी वीडियो के पास नोटिफिकेशन मिल पाए। देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में सम्मिलित है, यानी जल चक्र का निर्माण कौन कौन सी प्रक्रिया करती है? वाष्पीकरण, संघनन और वर्षण। तो देखिए, सूर्य के ताप के कारण जल क्या होता है? वाष्पित होता है। आपको पता है वाष्पित होता है और ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर किसका निर्माण करेगा? बादलों के रूप में निर्माण करेगा। किसके अंदर? बादलों के रूप में। और फिर यह क्या करेगा? वर्षा, हिम, सहिम, वृष्टि के रूप में धरती और समुद्र पर नीचे गिरता है वर्षण के। तो ये याद रखना है, जल चक्र की प्रक्रिया वाष्पीकरण होती है, उसके बाद इकट्ठा होकर बादलों का निर्माण होता है और फिर वर्षण का निर्माण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे। बात करते हैं, देखिए, सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेती है। यहाँ से यह वर्षा, हिम तथा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल, धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। ठीक है, देखिए, प्रताप क्लासेस पर आपको एनसीईआरटी बुक्स कक्षा 6 से 10 तक एसएसटी के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मात्र 100 रुपये में प्राप्त हो जाएगी। सभी साथी इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें। जो साथी सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी करें, रीट लेवल सेकंड आगामी एग्ज़ाम की तैयारी करें या ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। फिर देखिए 2 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान होता है? तो सोडियम क्लोराइड का होता है सबसे ज़्यादा। जो है लवणता की बात करें तो सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है। तो देखें, महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है, इसमें अधिकांश सोडियम क्लोराइड खाने का नमक होता है। लवणता की बात करें तो 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम, ठीक है, 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होती है महासागर की। इजराइल के एक मृत सागर में 45 भाग प्रति 1000 ग्राम लवणता, लगभग 340। ठीक है, फिर बात करते हैं, देखिए 3 नंबर प्रश्न की। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के प्रमुख कारण क्या है? महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के प्रमुख कारण है सूर्य व चंद्रमा दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है महासागरों में ज्वार भाटे आते हैं। याद रखना, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है हूबहू। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। ठीक है, तो किसके कारण? सूर्य व चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। जब महासागर का जल सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्न स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। याद रखना, दिन में 2 बार नियम से ज्वार भाटा आता है महासागरों में। ठीक है, फिर देखिए, वृहद ज्वार आने की सही स्थिति क्या है? जब बड़े ज्वार भाटे आते हैं तो उसकी स्थिति क्या होगी? जब सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में होंगे। ठीक है, जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों क्या होंगे? एक सिद्ध में होंगे, तब क्या होंगे? सबसे बड़े जो है वृहद ज्वार भाटे आएंगे। देखिए, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही सिद्ध में होते हैं उस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को वृहद ज्वार कहते हैं। वृहद ज्वार किन दिनों में आते हैं? वृहद जो ज्वार है, बड़े जो ज्वार है, वो किस दिनों में आते हैं? तो ये आते हैं पूर्णिमा को और अमावस के दिन आते हैं, दोनों के दिन। ठीक है, दोनों के दिनों में आते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही सिद्ध में होते हैं, तब उस समय वृहद ज्वार आते हैं। निम्नलिखित में कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। देखिए, जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उच्च ज्वार आते हैं। जब चंद्रमा व सूर्य पृथ्वी पर समकोण बनाते हैं तब निम्न ज्वार आते हैं। तो देखिए, इसमें इसका आंसर हो जाएगा 1 व 2 दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 व 2 दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। आगे देखिए, जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। किंतु जब चंद्रमा अपने प्रथम व अंतिम चतुर्थांश में होता है, अर्थात चंद्रमा व सूर्य पृथ्वी पर समकोण बनाते हैं, तब पृथ्वी एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं।
निम्नलिखित में से कौन कौन से लाभ उच्च ज्वार से होते हैं? उच्च ज्वार से होते हैं, ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होते हैं, बिल्कुल सही है। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में मदद होते हैं, बिल्कुल सही है। इनके उपयोग से विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। तो ये तीनों कथन बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होते हैं, एक तो याद रखना है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती है। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियों को पकड़ जा पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटा होने से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य बताना है? कौन सा असत्य कथन हमें बताना है? तो देखिए, गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रभावित होती है। तो बिल्कुल सही है ये कथन। इस प्रकार आपने देखा होगा, तो यहाँ पे है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा के साथ साथ में क्या होता है? गर्म तापमान होता है। ठीक है, गर्मी होती है यहाँ पे। तो यहाँ से जो है पवनी किस तरफ चलेगी? ध्रुवों की ओर चलेगी। ठीक है, याद रखें, यानी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। ठीक है, उच्च दाब कहाँ पे होगा? वायु कैसे चलती है? उच्च दाब से निम्न दाब। जैसे ध्रुवों पर क्या उच्च दाब है, तो उच्च दाब से, जैसे यहाँ पे निम्न दाब है तो इस प्रकार चलेगी। ठीक है, तो ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती है, सही है। ये देखें तो ये सही है। लेब्राडोर महासागरीय जलधारा उष्ण जलधारा होती है, क्या ये सही है? तो ये क्या होती है? शीत जलधारा होती है। लेब्राडोर की क्या होती है? शीत जलधारा, यानी ठंडी जलधारा है लेब्राडोर की, क्योंकि ध्रुवों से आती है। महासागरीय धाराएं आसपास के क्षेत्र के तापमान को भी प्रभावित करती है, ये बिल्कुल कथन सही है। तो 3 नंबर कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जलधाराएं होती है, जबकि गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म जलधारा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय क्षेत्र विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है? वह क्षेत्र जहां शीत जलधाराएं बहती है, वह क्षेत्र जहां गर्म जलधाराएं बहती है, वह क्षेत्र जहां गर्म व शीत जलधाराएं मिलती है, समुद्र का वह क्षेत्र जो विषुवत रेखा के आसपास है। तो ये गर्म व शीत जलधाराएं जहां पे इकट्ठी होगी वहां पे क्या बनेगा? ये मत्स्य क्षेत्र बनेगा, याद रखना है आपको। ठीक है, आगे देखिए, सागर या महासागर के जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं। जहां गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलती है वहां कुहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। तो ये जो मत्स्य क्षेत्र बनता है वो जापान के आसपास का क्षेत्र और उत्तर अमेरिका पूर्वी तट पर। ठीक है, फिर देखिए, सुनामी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? सुनामी शब्द की उत्पत्ति बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जापानी भाषा से हुई है। किससे है? जापानी भाषा से। ठीक है, देखते हैं, सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय। क्या होता है? पोताश्रय, तिरंगे। क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी के कारण अत्यधिक विनाश हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। भारतीय सीमा का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है वह पूरी तरह से डूब गया, क्योंकि वो हिंद महासागर में। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियां क्रियाशील है, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं है। ठीक है, वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर वायुमंडल और स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है, वह स्थल कौन सा है? तो वह स्थल होता है जल चक्कर, उसे कहते हैं। ठीक है, वह प्रक्रम जो जल में लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है, महासागर वायुमंडल और स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है, कहाँ पे होती है? गर्म की बात करेंगे तो भूमध्य रेखा के निकट आसपास का क्षेत्र, जिस प्रकार ये भूमध्य रेखा है तो जो आसपास का क्षेत्र है ये सारा क्या होगा? गर्म होगा, और ध्रुवों पर क्या होगी? यहाँ पे ठंड होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। आमतौर पर गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के आसपास उत्पन्न होती है, क्योंकि उच्च अक्षांश की तुलना में भूमध्य रेखा पर उच्च सूर्य ताप प्राप्त होता है।
दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना व गिरना क्या कहलाता है? पहले भी हमने चर्चा कर ली है। तो क्या कहलाता है? उसे कहते हैं ज्वार भाटा। इनका नियम है कि दिन में 2 बार आते ही आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सी झील विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो विश्व की झील सबसे बड़ी क्षेत्रफल में बात करें तो कौन सी हो जाएगी? कैस्पियन सागर। कौन सी? कैस्पियन सागर झील हो जाएगी। मृत या डेड सागर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? मृत सागर की बात करेंगे जिसकी लवणता सबसे ज्यादा है तो वो हो जाएगी इजराइल के अंदर है। देखते हैं, इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें पल्लव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे संगन बना देती है। पृथ्वी पर मीठे पानी का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? मीठे पानी का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो आइस कैप्स, जहाँ पे सर्वाधिक बर्फ जमी हुई है, जैसे हम कह सकते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप पर। तो पृथ्वी पर सबसे मीठे पानी का बड़ा स्रोत वो है आइस कैप्स। तो हम देखते हैं कि मीठे पानी की बात हो रही है यहाँ पे, मीठे पानी की। तो देखते हैं, थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा आइस कैप 2%, फिर भूजल का निर्माण, फिर भूजल आएगा इसमें 0.68%, फिर मीठे पानी की झीलें आएंगी 0.009%, फिर वायुमंडल से 0.0019%, फिर नदी का जल वितरण। तो ये क्रम भी पूछा जा सकता है आपको, आइस कैप, ठीक है, भूजल, मीठे पानी की झीलें, वायुमंडल, नदी का भी। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। हम जानते हैं कि पृथ्वी का 3/4 भाग क्या है? जल से ढका हुआ है, ठीक है। देखिए, महासागर की बात करें तो 97.3% जल महासागरों में है। बर्फ छत्रक या जिसे कहते हैं हम आइस कैप्स 0.2% है। भूमिगत जल होता है 0.68%। झीलों का अलवण जल होता है 0.009%। स्थलीय समुद्र या नमकीन झीलों की बात करें तो 0.009%। वायुमंडल में बात करें तो 0.0019%, और नदियों की बात करें तो 0.001% होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। जल की स्थिति मैंने सारी बताई है। विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है, अभी जो हाल ही में बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय जल परिसंचरण का भाग नहीं है? कौन सा जल महासागरीय जल परिसंचरण का भाग नहीं है? तो वर्षा नहीं हो जाएगा। इसमें लहरें होती है, ज्वार आते हैं और धाराएं, तो ये तीनों महासागरीय के भाग हैं। निम्न में से कौन सा तथ्य सत्य नहीं है? अब तक मापी गई सबसे बड़ी सुनामी लहर की ऊंचाई 150 मीटर है, ठीक है। उसके बाद बात करें 2004 की सुनामी ने भारत के तटीय क्षेत्रों में व्यापक क्षति पहुंचाई थी, बिल्कुल सही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट का उत्थान 2004 में सुनामी के बाद हुआ, तो ये बिल्कुल गलत कथन है। विशाल ज्वारीय लहर को सुनामी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो देखते हैं, किस तरंगों को पोताश्रय तरंग भी कहा जाता है? ये प्रश्न पहले भी हम बढ़ चुके हैं। तो सुनामी को पोताश्रय कहते हैं, ठीक है। सुनामी बात करें तो किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? पोताश्रय। निम्न में से कौन सा कथन सुनामी के लिए सत्य नहीं है? सुनामी के लिए सत्य कथन बिल्कुल नहीं है। सुनामी की भविष्यवाणी की जा सकती है और 3 घंटे की आगामी सूचना दे सकते हैं, बिल्कुल सही है। पानी की गहराई कम होने के साथ सुनामी तरंगों की गति बढ़ जाती है, तो ये बिल्कुल गलत है। पानी की घटती गहराई के साथ सुनामी तरंग धैर्य में कमी आती है। प्रशांत महासागर की तुलना में भूकंपीय गतिविधि कम होने के कारण हिंद महासागर में सुनामी कम देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसमें बी नंबर आंसर गलत हो जाएगा। तो बात करें तो पानी की गहराई घटने के साथ सुनामी जो लहरें हैं की यात्रा गति बढ़ जाती है, ठीक है। पानी की गहराई घटने के साथ सुनामी तरंगों की जो है गति बढ़ती है, न कि ये बढ़ती नहीं है, ये घटती है। क्या है? घटती जाती है, ठीक है। देखिए, पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही रेखा में होते हैं, तो ज्वार भाटे सबसे अधिक होते हैं। ये ज्वार भाटे क्या कहलाते हैं? जब तीनों एक ही रेखा में हो तो वो होते हैं वृहत या वसंत या ज्वार भाटा कहते हैं उसे। वृहत ज्वार भाटा कहते हैं जब पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही स्थिति में हो। जब चंद्रमा अपनी पहली और आखिरी तिमाही में होता है तो समुद्र का पानी सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से तिरछी विपरीत दिशाओं में खींचा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार आते हैं। ये ज्वार क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं लघु या जिन्हें कहते हैं नीप ज्वार भाटे, ठीक है। फिर बात करते हैं
निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर की धारा नहीं है? प्रशांत महासागर की धारा नहीं है, तो इसमें प्रशांत महासागर की धारा कौन सी नहीं हो जाएगी? लेब्राडोर का करंट, या जिसे कहते हैं धारा। लेब्राडोर की धारा ये है, किसकी है? अटलांटिक महासागर में। किसमें है? अटलांटिक महासागर में ऊपर से आती है, आपको पता है। और अलास्का की जो धारा है वो गर्म धारा है, ठीक है। और अलास्का की धारा है वो प्रशांत महासागर की है। कैलिफोर्निया की धारा प्रशांत महासागर की है। हम्बोल्ट की धारा प्रशांत महासागर की है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर की फिर धारा इसमें नहीं है? तो इसमें कौन सी हो जाएगी? अगुलहास धारा। ये कहाँ पे है? हिंद महासागर में है। हिंद महासागर की ये धारा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है? अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है, तो इसमें लेब्राडोर की है, गल्फ स्ट्रीम की है, और इसमें फोकलैंड की है। अलास्का की धारा जो है यहाँ पे नहीं है। निम्न में से कौन अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है? फिर वापस क्वेश्चन बन गया। तो देखिए, इसमें लेब्राडोर की है, कैनरी की है, और ये अपने बात करें तो बेंगुएला की धारा है। तो हम्बोल्ट की धारा कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में, हम पहले पढ़ चुके हैं। इसने पूछा है अटलांटिक महासागर की। निम्न में से कौन सी गर्म महासागरीय धारा, इनमें से गर्म कौन कौन सी है? देखिए, इसमें गर्म हो जाएगी अलास्का की जो धारा है वो गर्म है, लेब्राडोर की ठंडी है, हम्बोल्ट की ठंडी है, पेरू की धारा ठंडी है। निम्न में से कौन सी ठंडी महासागर धारा है? इनमें से ठंडी महासागरीय धाराएं हैं, तो कैलिफोर्निया की धारा ठंडी जल धारा है, ठीक है। फिर बात करते हैं, निम्न में से कौन सी गर्म महासागर धारा है? कौन सी गर्म महासागरीय धाराएं हैं? तो कुरुसियो की धारा क्या है? गर्म जल धारा है। याद रखना आपको, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा ठंडी है, फोकलैंड की ठंडी है, ओयासियो की धारा भी ठंडी है। कौन सी झील दुनिया की सबसे बड़ी झील है? दोबारा प्रश्न आ गया, ये कैस्पियन सागर हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी सतह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो सुपीरियल झील है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। पानी के आयतन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी हो जाएगी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। तो कौन सी? बेकाल झील हो जाएगी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है? अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील, ठीक है। ये है कहाँ पे? तंजानिया, युगांडा और केन्या के अंदर फैली हुई है विक्टोरिया झील, आपको याद रखना है, अफ्रीका के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सी झील रूस में स्थित है? कौन सी झील रूस के अंदर स्थित है? तो बेकाल झील कहाँ पे है? रूस के अंदर है। निम्नलिखित में से कौन सी झील उत्तरी अमेरिका में है? कौन सी झील उत्तरी अमेरिका में स्थित है? तो सुपीरियल झील है वो कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका के अंदर है। तो आज के इतने ही प्रश्न थे, लगभग बहुत ही क्वेश्चन बन गए आज जल टॉपिक में से। तो एनसीईआरटी बुक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से ही ये क्वेश्चन बार बार इसी प्रकार के आपको उठाए जाएंगे। तो अच्छी तरीके से पढ़ें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास जैसे ही वीडियो हम अपलोड करें आपके पास यूट्यूब पर पहुँच पाए। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।